इस वीडियो में हम लोग जो है पॉलिटी का डे 4 देखने वाले हैं। इसके पहले 1, 2, 3 पार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग थ्योरी देखते हैं, उसके बाद जो है 3 दिनों तक आपका 25-25 क्वेश्चन था। आज का जो है पॉलिटी का टेस्ट में 29 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर 1-2 बार आप इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट यानी जो क्वेश्चन उसके साथ में दिए जा रहे हैं उसका ऑनलाइन टेस्ट कर लेते हैं, तो मैक्सिमम चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और परीक्षा के समय बस आपको क्या करना है, सभी ऑनलाइन टेस्ट को 1-1, 2-2 बार 5-5, 10-10 मिनट लगेगा रिवाइज कर लेना है। तो अभी तक आप हमारा कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो फ्यूचर रोजगार ऐप पे 2021 के लिए और जो 2022 में एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, अभी जो वैकेंसी आएगा 1-2 महीने में, तो उसके लिए भी कोर्स हमारा ऐप पे है फ्यूचर रोजगार पे। तो आप उस ऐप पे हमारा कोर्स से ज़रूर जुड़ें। स्टार्ट करते हैं आपका। सबसे पहले क्या है, कार्यपालिका। कार्यपालिका को क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव। राष्ट्रपति जो होता है संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कौन, प्रेसिडेंट जो होता है संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आता है, तो देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं। भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख है। अच्छा, नाम मात्र का प्रमुख होने का मतलब है, ये समझना जरूरी है। जैसे आपको पता है यूएसए में, कहाँ पे, यूएसए में पूरा जो पावर होता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली है। कौन सा, संसदीय शासन प्रणाली। और यूएसए में जो है कैसा है, अध्यक्षात्मक है। कैसा, अध्यक्षात्मक, यानी कि वहाँ पे जो है राष्ट्रपति जो है पूरा पावर जो कौन रखता है, राष्ट्रपति रखता है। और एक कहाँ से लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होता है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत कौन सा भाग, भाग 5 कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट क्या था कि अगर पूछता है कि वास्तविक शक्ति किसके पास होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए, अगर ये मैं चीज़ पढ़ रहा हूँ तो हमें पता हो कि क्या क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, देखिए पूछा जाएगा संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। अगर नॉर्मल पूछता है ऐसे क्वेश्चन कि संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगर ये पूछता है कि वास्तविक जो है प्रमुख कौन होता है, वास्तविक शब्द लगा दिया, तब कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है, राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। भारत में कैसा शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर किस भाग के अंतर्गत है ये आपका, भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ चीज़ों को। सबसे पहले भारत सरकार, उसके बाद हम भारत सरकार को 3 भागों में बांट सकते हैं। किसमें किसमें, विधायिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका। ये तीनों जो है आपका अलग अलग पार्ट है गवर्नमेंट का। तो देखिए विधायिका में क्या क्या है, राज्यसभा जिसको उच्च सदन भी कहा जाता है, लोकसभा जिसको जनता का सदन या निम्न सदन भी कहा जाता है। यहाँ पे आपका कितना है, 250 सीट है। और लोकसभा के वेबसाइट पे आप देखेंगे तो वहाँ पे 552 सीट दिया हुआ है। कार्यपालिका में कौन कौन आता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री। न्यायपालिका में
उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। जब हम संविधान पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में रहना चाहिए विधायिका में कौन आ जाएगा। लोग जब हम कभी विधायिका शब्द बोलते हैं तो उससे हमारा तात्पर्य होता है लोकसभा और राज्यसभा से। जब हम कार्यपालिका शब्द बोलते हैं तो हमारा तात्पर्य होता है राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से। जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य होता है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। तो यहाँ पे तीनों जो है आपका अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए, प्रेसिडेंट अनुच्छेद 52 के अनुसार, तो किस अनुच्छेद का, 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये आर्टिकल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है 52, लेकिन 53 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है और वह भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, सर्वोच्च जो आपका तीनों जल थल वायु सेना है उसका सर्वोच्च सेनापति भी जो होता है राष्ट्रपति होता है। यह किस अनुच्छेद में दिया है? अनुच्छेद आपका 53 में ही दिया हुआ है कि सेना का तीनों भाग जो है उसका सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होगा। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। ऐसा एग्जाम में जो है क्या पूछा जा सकता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। फिर हमारा क्या है? अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, यानी कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके पास क्या योग्यता, क्वालिटी यानी अर्हता क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उसका एज होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति चुने जाने के लिए अहर रहेगा यानी योग्यता रखेगा, उसमें क्या क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगर यहीं पे उपराष्ट्रपति रहता तो ये चीज़ चेंज हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति में लोकसभा, उपराष्ट्रपति में राज्यसभा, इस चीज़ को अलग अलग आपको रखना है। और चौथा क्या है? चुनाव के समय लाभ का पद धारण ना करता हो। तो लाभ के पद के बारे में संविधान में तो नहीं बताया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसका बताया गया है। क्या चीज़? राष्ट्रपति का पद। किसका किसका पद लाभ का पद नहीं माना जाता है? आप देख लीजिए, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट या किसी राज्य का राज्यपाल यानी किसी स्टेट का गवर्नर का पोस्ट, संघ या राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 54, अच्छा, राष्ट्रपति मान लीजिए कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो उसको वोट कौन देगा, यानी कैसे राष्ट्रपति का चयन किया जाएगा, किस आधार पर चयन किया जाएगा, वोट कौन देगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है लड़ने के लिए आपके पास जो है 50 प्रस्तावक होने चाहिए। कितना? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। क्या? 50 अनुमोदक होने चाहिए। और इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, यानी निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, आपको याद रखना है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, वहाँ पे जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य। लेकिन विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेता है, आपको ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद एक संशोधन हुआ था 70, कितना नंबर है उसका? 70। इसके द्वारा जो है
दिल्ली और पुदुचेरी की भी विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, जब राष्ट्रपति के चुनाव का बात करेंगे तो सिर्फ निर्वाचित सदस्य का ही बात करेंगे, निर्वाचित सदस्य के अलावा कोई नहीं आएगा। 70वीं संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के जो है विधानसभा सदस्य भी इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकते हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि उनको भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। अच्छा, राष्ट्रपति का चुनाव जो है किस प्रणाली के द्वारा होता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है किस प्रणाली के तहत होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है आर्टिकल 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान। तो कैसा होता है, गुप्त मतदान के द्वारा होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, और एकल संक्रमणीय मत। तो ये आपको रट के रखना है कि इस आधार पे होता है। इसमें आपको क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति वोट देगा, जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भाग लिए, ठीक है, ABC, कौन कौन भाग लिया, ABC 3 व्यक्ति भाग लिए। तो जब इनको कोई वोट करने वाला रहेगा तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मुझे वोट करना है इन 3 लोगों को, तो ऐसा नहीं है मैं किसी सिर्फ एक को वोट दूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 2 3 आपका 3 कार्ड दे दिया जाएगा, 1 2 3। अब आप 1 को किसी को देना है, 2 को किसी को देना है और इस 3 को भी किसी को देना है। यानी आपको 1 2 3 सबको, मतलब किसी न किसी को देना है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन हेतु, ये चीज़ मैं बता दिया हूँ, नामांकन हेतु क्या चाहिए, उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक या कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 71 क्या है हमारा, आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में यह कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अनुच्छेद 56, इसमें राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताया गया है। क्या, राष्ट्रपति का पदावधि के बारे में बताया गया है। वो अपना पद ग्रहण करने की तारीख से कितना, 5 साल तक पद पे बना रहता है, ठीक है। लेकिन जब तक अगला उत्तराधिकारी आ नहीं जाएगा तब तक वह राष्ट्रपति पद पर रहेगा, भले ही 5 साल से वह ज़्यादा हो जाए। कोशिश किया जाता है कि 5 साल पूरा होने के पहले ही चुनाव करा लिया जाए और जब राष्ट्रपति का 5 साल पूरा हो जाए उस दिन से दूसरा राष्ट्रपति कार्य करने लगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। तो किस किस तरीके से जो है राष्ट्रपति अपना पद छोड़ सकता है। एक तो वो क्या करे, त्याग पत्र दे दे, क्या करे, अपना पद का जो है त्याग कर दे। किसको देगा, अपना रिजिग्नेशन उपराष्ट्रपति को देगा। और क्या हो सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है आर्टिकल 61 के अनुसार। किस अनुच्छेद में है महाभियोग, अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। तो महाभियोग जो होता है वह 1/4 सदस्यों को साइन करना रहता है। कितने सदस्यों को, 1/4। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है और 14 दिन पूर्व सूचना भी देना रहता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर महाभियोग लाया जा रहा है तो कितने दिन पूर्व सूचना देना है, 14 दिन पहले। ये चीज़ पूछता है कि अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग लाया जा रहा है तो कितना दिन पहले सूचना दिया जाना है, 14 दिन पहले सूचना दिया जाना है। और कितने सदस्यों का साइन होना चाहिए, 1/4। और किस सदन में लाया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग है किस सदन में लाया जाएगा, यानी कि लोकसभा की राज्यसभा। तो किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। अनुच्छेद 60 के अनुसार
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश